Very good morning to one and all. Here I am Advocate Sana Fatima. We are going to deal with the administrative law. This topic is separation of powers. Okay, हम separation of powers से आज के ज़माने में जैसे हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी, यूनिफॉर्मिटी, अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ये पहले के ज़माने में नहीं होते थे। पहले के ज़माने में एग्जिस्ट करती थी मोनार्की सिस्टम। इट मीन्स दैट कि कोई भी एक इंसान, चाहे वो किंग हो या क्वीन, सारे स्टेट का कंट्रोल उसके हाथ में होता था। ना ही वो किसी को आंसरेबल होते थे, ना ही अकाउंटेबल। ऐसे में क्या होता था कि पूरा का पूरा स्टेट फंक्शन करता था किंग या क्वीन के बेनिफिट में, और जो सिटीजन के राइट थे वो प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं होते थे। तो अगर स्टेट्स को डेवलप करना है या सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो एब्सोल्यूट मोनार्की इज नॉट आंसरेबल। इसका एक अल्टरनेटिव सजेस्ट हुआ था, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स मोनार्की का एक बेटर अल्टरनेटिव बन के सामने आया। देन इसमें है एरिस्टोटल, लॉकी एंड मॉन्टेस्क्यू। एरिस्टोटल जिन्होंने ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को ओरिजिनेट किया था, लॉकी जिन्होंने उनके प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे और उसको डिफाइन किए थे, एंड फाइनली मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। ये बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे वर्क करेगा, इसके क्या मेन फंक्शंस रहेंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के तीन मेन जूरिस्ट है, दैट इज ALM, एरिस्टोटल, लॉकी एंड मॉन्टेस्क्यू। दैट इज मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में द सेपरेशन ऑफ पावर के थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हुए ये कहा कि एक फ्री डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन होने चाहिए, दैट इज LEJ, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और उसके तीनों ऑर्गन्स के पावर्स फंक्शन डिस्टिंक्ट होने चाहिए। दैट इज what is mean by separation of powers. Separation of powers means that the three branches of the government are separated: the legislative, executive and judiciary. The legislative makes the laws, the executive implement the laws, and judiciary that will comprise of the court system. Okay. Separation of powers helps to make sure that people are safe. The executive branch carries out the laws but cannot make laws to make themselves too powerful. Also, the judiciary is responsible for making sure that criminals are punished so that members of the government or legislature cannot ignore the laws, as the judiciary can check on them. Separation of powers is also called a system of check and balances because the branches can check up on each other, and if any of the branches get too strong, that branch will be balanced by the other. तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स के जो पावर्स फंक्शंस है वो सेपरेट है एक दूसरे से, लेकिन वो एक दूसरे पे बाइंडेबल है। वो कैसे, हम आगे देखते हैं। देन ये इनका ये मोटिव है कि वो तीनों के ऑर्गन में सुपीरियर है, वो एक दूसरे से सुपीरियर नहीं बन सकता। तीनों लेजिस्लेटिव में सुपीरियर है, एग्जीक्यूटिव में सुपीरियर है, जुडिशरी इज सुपीरियर इन इट। तो कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर यहाँ पर बनने की कोशिश नहीं कर सकता या पावरफुल बनने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर कोई बनने की कोशिश कर रहा हो तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम उस पर अप्लाई होगा और उससे वो बैलेंस। देन नाउ हियर कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री ब्रांचेस है, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव में क्या आ रहा है, प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव में क्या आ रहा है, पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। जुडिशियल में सुप्रीम कोर्ट।
लेजिस्लेटिव का काम क्या है? रूल मेकिंग डिपार्टमेंट है। एग्जीक्यूटिव का रूल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट एंड जुडिशरी का रूल एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट। ये तीनों को बैलेंस करने के लिए अप्लाई होता है चेक एंड बैलेंसेस का। Here, separation of powers means that the three branches of the government are separated. Means, here I am giving the example, that is Nargis, मानसी एंड जॉन। ये तीन लोग हैं यहाँ पर। मीन्स ये तीनों के काम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तीनों के फंक्शंस तीनों में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। दैट इज नरगिस का काम है खाना बनाना, अच्छा अच्छा खाना बना के हेल्दी रहना और दूसरों को हेल्दी रखना। मानसी का काम है स्टडी करना एंड जॉन का काम है ऑफिस में जाना। ओके, नरगिस ये दोनों के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। मानसी नरगिस के किचन में नहीं जाएगी और उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। उसी तरह ये दोनों जॉन के पास नहीं जाना है और जॉन ने इन दोनों के पास आकर डिस्टर्ब नहीं करना है। Here it is the separation of powers in the USA. अब मैं आपको बता दूं, सेपरेशन ऑफ पावर्स दो कंट्री के बीच में समझाती हूँ, यूएस एंड इंडिया। यूएसए मीन्स इसलिए कि यूएस एक ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स को सबसे पहले अडॉप्ट किया था। यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर्स स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। ओके, उनके आर्टिकल में ये कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 1 दैट इज लेजिस्लेटिव में कहा गया है कि उनके लेजिस्लेटिव का काम संभालेगा कांग्रेस पार्टी। ओके, कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, देन एग्जीक्यूटिव दैट इज उनका आर्टिकल नंबर 2 क्या है? एग्जीक्यूटिव दैट इज एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे प्रेसिडेंट। देन आर्टिकल नंबर 3 दैट इज जुडिशरी, ये कहता है कि जुडिशरी का जो सारा काम होगा वो कोर्ट संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। नाउ इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स के इन्फ्लुएंस आपको बहुत सारे आर्टिकल में मिल सकते हैं। जैसे आर्टिकल 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हुए ये कहता है कि तीन ऑर्गन्स रहेंगे गवर्नमेंट के, दैट इज लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट संभालेगी, एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी हैंडल करेगी बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, नाउ हियर एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच। सेपरेशन ऑफ पावर्स के तीन ब्रांचेस हैं, वो है यहाँ पे पावर टू कंट्रोल द एजेंसीज दैट एनफोर्स द लॉज, पावर्स टू नेगोशिएट द ट्रीटीज, पावर्स टू नॉमिनेट द जजेस, पावर टू पार्डन द पीपल कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम। यहाँ पे क्या है? पावर्स दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, मतलब प्रेसिडेंट को। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास powers to negotiate the treaties, and powers to control the agencies that enforce the laws. ठीक है, then powers to nominate the judges. कौन से judges? Judges of the Supreme Court, Chief Justice of India को और other judges को nominate करता है by the president. President उन्हें nominate करता है and president have the special power that is pardoning the people convicted of crime. मतलब जो criminals है उनके punishment को कम करवा सकती है। कम करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, या फिर उनके पनिशमेंट को वो माफ भी कर सकती है। देन ये किसका है? जुडिशरी का पावर किसके पास है? यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास, मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास। लेजिस्लेटिव ब्रांच, अब इसके पास क्या है? पावर टू legislature, power to pass the legislation, power to declare the wars, power to over the budget and power to establish courts. यहाँ पे क्या है? बजट वगैरह एग्जीक्यूटिव के इनके पास है। पावर टू एस्टैब्लिश द कोर्ट, कोर्ट का राइट जुडिशरी का है, लेकिन वो जुडिशरी का इनके पास है। कोर्ट
एस्टैब्लिश करने का पावर किसके पास है? लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास. देन जुडिशरी ब्रांच, पावर टू रिव्यू laws passed and power to review action made by the government. मतलब जो इन दोनों के ब्रांच के पावर्स है वो जुडिशरी के भी पास है. Now, the theory of the separation of powers. Separation of powers is a doctrine of constitutional law under which the three branches of the government, that is, executive, legislative, and judiciary, are kept separated. This is also known as the system of check and balances because each branch is given certain powers so as to check and balance the other branches. मतलब ये इनके branches, ये तीनों अलग अलग सेपरेट काम उनको सौंप दिया गया है, बांट दिया गया है, उसके हिसाब से उन्होंने काम करना है. वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे. ओके, मतलब इसका उसको मिलकर, मतलब इंटरफेयर होकर ही, ओवरलैप होकर ही काम दिया गया है, लेकिन उनके काम करते हुए ये उनको कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है. नाउ, अगर वो किसी से सुपीरियर होने की कोशिश कर रहा है तो कौन सा सिस्टम अप्लाई होगा? चेक एंड बैलेंसेस का. द सेपरेशन ऑफ पावर्स को और स्मूथ करने के लिए उसका नेचुरल एक्सटेंशन है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस. ये सिंपली ये कहता है कि जब कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में इंटरिंग करने की कोशिश कर रहा तो ये खुद के पावर को या पावर को अनड्यूली एक्सरसाइज करे तो बाकी ऑर्गन उसको रोक सकते हैं with the help of the system of check and balances. Example showing how check and balances works. The system of check and balances is an important part of the constitution. With check and balances, each of the three branches of the government can limit the powers of the other. This way, no one branch becomes too powerful. मतलब यहाँ पर कोई भी किसी अदर ब्रांच से सुपीरियर या पावरफुल नहीं हो सकते. उनके लिमिट्स, उनके पावर को लिमिट दी गई है. There is a limitation for their works and powers. Each branch checks the powers of other branches to make sure that the power is balanced between them. यहाँ पे क्या है? Each branch चेक कर सकता है, चेक करने की भी पावर्स दी गई है. मतलब तुम एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव को चेक करने का, उनके पावर्स को चेक करने का राइट्स है. क्यों है? बिकॉज वो उनके पावर्स को बैलेंस करना है. द पावर इज बैलेंस बिटवीन देम, क्योंकि उनके पावर्स बैलेंस होने चाहिए. Then, how does this theory of the check and balances works? The process of how laws are made is a good example of check and balances in action. First, the legislative branch is introduced and vote on the bill. The bill then goes to the executive branch where the president decides whether he thinks the bill is good for the country. If so, he signs the bill and it becomes a law. Means यहाँ पे पहला बोला गया है द लेजिस्लेटिव ब्रांच इंट्रोड्यूस करती है और वोटिंग लेती है वो बिल पे. द बिल देन गोज टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच. फिर वो बिल एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास जाते हैं वेयर द प्रेसिडेंट डिसाइड. वहां पर क्या करता है? प्रेसिडेंट है तो डिसाइड करता है कि वो बिल हमारे कंट्री के लिए गुड है या नहीं है. अगर गुड है, इफ सो ही साइंस द बिल एंड इट बिकम्स द लॉ. देन सेपरेशन ऑफ पावर से आज के ज़माने में जैसे हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी, यूनिफॉर्मिटी, अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. ये पहले के ज़माने में नहीं होते थे. पहले के ज़माने में एग्जिस्ट करती थी मोनार्की सिस्टम. इट मीन्स दैट कि कोई भी एक इंसान, चाहे वो किंग हो या क्वीन, सारे स्टेट का कंट्रोल उसके हाथ में होता था. ना ही वो किसी को आंसरेबल होते थे, ना ही अकाउंटेबल. ऐसे में क्या होता था कि पूरा का पूरा स्टेट फंक्शन करता था किंग या क्वीन के बेनिफिट में, और जो सिटीजन के राइट थे वो प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं होते थे. तो अगर स्टेट्स को डेवलप करने
करना है या सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो एब्सोल्यूट मोनार्की इज नॉट आंसरेबल। इसका एक अल्टरनेटिव सजेस्ट हुआ था, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स मोनार्की का एक बेटर अल्टरनेटिव बन के सामने आया। Then, how the separation of powers operates in the parliamentary system। यहाँ पे मैंने synopsis की तरह पॉइंट्स में आपको डिस्क्राइब किया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम में किस तरह फॉलो करती है। ये आप एज इट इज भी लिख सकते हो या फिर आपके ओन वर्डिंग्स में आप प्रेजेंट कर सकते हो। शेयरिंग पावर एंड चेकिंग वन अनदर, वो पावर्स शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था वो है। देन यहाँ पे देखो, द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स डिवाइड्स द टास्क ऑफ द स्टेट इनटू थ्री ब्रांचेस। उन्होंने क्या किया है, सेपरेट डिवाइड किया उनके पावर्स को इन legislative, executive and judiciary में। These tasks are assigned to different institutions in such a way that each of them can check and the other. As a result, no one institution can become so powerful is a democracy as to destroy these system. Then, check and balances rights of mutual control and influence make sure that the 3 points interact in an equitable and balanced way. The separation of powers is an essential element of the rule of law and is enriched in the constitution। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नो इंस्टीट्यूशन कैन बिकम सो पावरफुल, मतलब ये किसी से पावरफुल नहीं होना चाहिए, वो खुद में खुद पावरफुल है, एक दूसरे से पावरफुल नहीं है, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग इन वन अनदर। Then clear distinctions. The three arms of the government are separated in the terms of institution. The judiciary as an institution is different from the executive and the legislature। मतलब judiciary तो मतलब डिफरेंट है किससे, एग्जीक्यूटिव से एंड लेजिस्लेचर से। दे मे इवन बी हाउस्ड इन डिफरेंट लोकेशन और अ बिल्डिंग। उनका जो लोकेशन या बिल्डिंग है वो भी टोटली अलग अलग जगह है। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव का बिल्डिंग अलग है, जुडिशरी का अलग है और लेजिस्लेशन का अलग है। Then, the legislative power, the first of the three powers, has the task of passing
laws and supervising their implementation. It is exercised by the parliament. The impeachment of laws is the task of the executive and judicial branches. The executive branch has the task of implementing laws in the parliamentary system. It is the cabinet that initiates the bills before the bill are sent into the legislation. ठीक है, ये किस तरह जा रहा है, बिल सेंड होने से पहले कैबिनेट के पास. ओके, then the judiciary as well the executive powers. Judges administer justice. They decide dispute independently and impartially. It is their task to ensure that the law are complied with. Judges cannot be disposed and cannot be assigned other position against their will. The, मतलब यहाँ पर judges cannot be disposed, cannot be assigned other position against their will. उनके will के against वो कहीं भी यूज उनका पावर्स को यूज नहीं कर सकते. Then court of appeal. In the past, the highest court of the land was the House of Lord. मतलब यहाँ पे कोर्ट के पहले कौन सा हाउस होता था, कौन सा लैंड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का होता था. Those the House of Lords was the second chamber of the legislature. It was at the same time the court of appeal. This has since changed. Today there is a Supreme Court separates from the House of Lords. ठीक है, अभी सुप्रीम कौन है, सुप्रीम कोर्ट, which is separated from the House of Lords. The legislative checks the executive. यहाँ पे क्या कर रहा है, legislative चेक करता है एग्जीक्यूटिव को. द पार्लियामेंट एक्सरसाइज टू कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेटिव. इट चेक्स एंड वर्क्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव and administrative institutions. The government has to justify itself to parliament in respect of the everything it does or cause the administration to do. The legislature is also subject to control. On the other hand, the head of the executive can also check the legislative. In Australia, influence and dissolve the national council. मतलब यहाँ पर इन्होंने dissolve किया है, ठीक है, और इसको law passed by the national council can be checked by the constitutional court. तो उनके वहाँ पे constitutional court चेक करता है and declare null and void if they are found to be unconstitutional. ओके, यहाँ पे उनका constitution court डिक्लेयर करता है null and void. हमारे पास डिक्लेयर करता है court, judiciary. Then legislative and the judiciary. The main influence of the legislature has on the judiciary is that to pass the laws that court have to comply with. मतलब यहाँ पर कोर्ट को बेस्ट लगे वो पास कर सकता है, जो उसको बेनिफिशियल नहीं लगे वो null and void घोषित कर सकता है. Then principle of the separation of powers. The principle of separation of powers distributes the powers to govern between the parliament, executive and judiciary. मतलब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करे, सेपरेट पावर डिस्ट्रीब्यूट करे किसमें, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसे हमने पहले देखा था. इन केस ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, एक केस में ये कहा गया कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स को ब्रॉड सेंस में फॉलो करते हैं, ठीक है, ना कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिड या स्ट्रिक्ट सेंस में. तो हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करते हैं और बहुत सारे केसेस में डिविएशन पॉसिबल है, जैसे कि जुडिशरी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स होती है पार्लियामेंट में, ओके, दैट इज लेजिस्लेशन में. नाउ या फिर अगर आप आर्टिकल 13 देखेंगे तो याद आएगा कि लेजिस्लेचर के थ्रू बनाए गए लॉस को रिव्यू करने का पावर है जुडिशरी के पास. ओके, नाउ
as per under Article 142 and Article 145, the court have power to declare the law as void if that law violates the constitutional power. जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ कोई स्पेसिफिक या सेपरेट प्रोविजन नहीं है, वो सेपरेशन ऑफ पावर से डील करता हो, but directive principle are given in Part 4 and Part 5 and Article 50 of our Constitution. मीन्स यहाँ ये डील करता है, थोड़ा बहुत मटेरियल है उसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को बताता है, और जो आर्टिकल 50 है वो बताता है कि जो स्टेट है उसको कुछ स्टेप लेने चाहिए जिससे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर सके। और साथ में ये बता दूं आपको कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर कोई डॉगमेटिक डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं है। सिर्फ इस चीज के अलावा जो आर्टिकल 50 में बात कही गई है, जैसे कि हमें पता है फंक्शनल ओवरलैपिंग नहीं करना है, लेकिन हमारे कंट्री में फंक्शनल ओवरलैपिंग के साथ साथ पर्सनल ओवरलैपिंग भी होती है। मीन्स जैसे कि लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी केस में है, जैसे हमने वो चार्ट में देखा था कैसे वो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे पे, उनके कार्य में हस्तक्षेप होने के साथ साथ पर्सनल ओवरलैपिंग भी होती है। जुडिशियरी, यहाँ पे देखो जुडिशरी में क्या है, अंडर आर्टिकल 142 एंड 145 में क्या कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई लॉ लेजिस्लेचर पास करती है या फिर उसको एग्जीक्यूटिव एक्शन है और वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पावर का वायलेशन करता हो, तो उस कंडीशन में जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस चीज को या उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? नल एंड वॉइड। जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस चीज को या उस लॉ को नल एंड वॉइड जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का हनन हुआ है, ऐसा उसे जब फील हो। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 368 the parliament have the power to amend in the constitution। ठीक है, मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दिए गए हैं वो चेंजेस के और अमेंडमेंट के, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकता है, लेकिन जो आपका कोर्ट है वो उस अमेंडमेंट को डिक्लेयर कर सकता है वॉइड इन केस अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहा हो या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। अगर उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रही है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ये बात कही गई है इन केस ऑफ Bharati versus State of Kerala. No one can touch the basic structure of the constitution. The court can declare any amendment void if it changes the basic structure of the constitution. Means यहाँ पे कहा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सके तो कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट में भी आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने घर को किराए से दे दिया। सपोज हमने हमारे घर को किराए से दिया है और उस किराएदार को पूरी फ्रीडम दे दिया कि आप यहाँ पेंट कर सकते हो, आप हमारे फर्श को
टाइल्स लगवा सकते हो, या आप हमारे घर को अच्छे से आजू बाजू गार्डन कर सकते हो, झाड़ लगवा सकते हो, हमारे घर को अच्छे से सजा सकते हो। ये सारी फ्रीडम हमने उसको दे दी है, ये सारा परमिशन हमने उसको दे दिया है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अगर ये करना चाहे कि उसको हमारे घर का पूरा नक्शा ही चेंज करना है, जैसे वो हमारे पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, उसको हमारे घर को पूरा तोड़ फोड़ करके बुलडोजर से उसका पूरा क्लीन करके उसको पूरी तरह से नया करना है, तो इसकी परमिशन हम दे सकते हैं क्या? नहीं दिए हैं हमने। तो इसी तरह मीन्स हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा तो उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा। ओके, तो इसलिए ये पावर कोर्ट के पास है कि कोई अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा हो तो उस अमेंडमेंट को हमारा कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। गॉट इट? Executive. President of India, the supreme executive authority in India. Executive law making power, ordinance making power. Means अब बात करते हैं हम लोग हमारे प्रेसिडेंट की, जो हमारे देश के सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उनके पास लॉ मेकिंग पावर है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस। ये लेजिस्लेटिव से थोड़ी मिलती जुलती है। उनके पास आर्टिकल 103 एंड सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3, सॉरी ये अंडर आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3 है, वो जुडिशरी पावर्स है, ठीक है। उनके अंदर उनके पास जुडिशियल पावर भी है, ठीक है। मतलब वो जुडिशियल पावर कौन सा है, वो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास। ओके, देन और प्रेसिडेंट को जजेस को अपॉइंट करने का पावर है। देन इसके साथ उनके पास अंडर आर्टिकल 143 के तहत कंसल्टिंग पावर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। डायरेक्ट वो कंसल्टिंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनके पास है। देन उनके पास अंडर आर्टिकल 72 के तहत पार्डनिंग पावर है। ओके, जो पार्डनिंग पावर मीन्स जो क्रिमिनल है उनको माफ करने की या उनके जो पनिशमेंट्स है उनको कम करने का पावर है। और उनके पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस। मतलब इनके ऑफिस को अपॉइंट करने की पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो ये प्रेसिडेंट का इंटरफेयर हुआ ना जुडिशरी में, और ऑर्डिनेंस बनाने में भी, तो वहां लेजिस्लेशन में भी उनके इंटरफेरेंस हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव अलग है पूरी तरह से, वो जुडिशरी में और लेजिस्लेटिव में भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ऐसे हम नहीं कह सकते। तो यहाँ ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओके, कोर्ट को बेस्ट लगे वो पास कर सकता है, जो उसको बेनिफिशियल नहीं लगे वो नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। Then, the principle of the separation of powers. The principle of separation of powers distributes the powers to govern between the parliament, executive and judiciary. मतलब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करे, सेपरेट पावर डिस्ट्रीब्यूट करे किसमें, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसे हमने पहले देखा था। नाउ यहाँ पे मिनट्स एंड डे मिनट्स दिए हैं मैंने, इसके पॉइंट्स आप लोग लेकर
आप लोग आपके ओन वर्डिंग्स में भी प्रेजेंट कर सकते हो. प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी एंड राइट. द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अलाउ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी एंड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोटेक्ट्स हिम or for her from different from the despotism of the oppression. इंक्रीज वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर अलाउ कर रहा है, प्रोटेक्शन किसमें, लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने में वो फॉर्म हो रहा है. देन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट इफिशिएंसी एज पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. जैसे कि पावर्स क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. दीज डिपार्टमेंट्स गेन डीप नॉलेज अबाउट द मैटर्स दे आर कंसर्न विद. इनका काम क्या है, जो डिपार्टमेंट में वो है उस डिपार्टमेंट का पूरा डीप नॉलेज उनमें होना चाहिए जो वो कंसर्न कर रहे हैं एंड बिकम मोर एफिशिएंट. और वो उनके के इसमें बहुत इफिशिएंट मतलब पावरफुल होने चाहिए, एक दूसरे के इसमें नहीं, खुद के इसमें. द फंक्शंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द गवर्नेंस कैन often be enormous of one arm of the government to perform. So separation of powers helps to reduce the workload on any particular arm of the government. ठीक है, वो किसी को भी वर्कलोड एक दूसरे पे नहीं देता है, वो खुद का वर्कलोड मतलब वो जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तीनों ऑर्गन्स में. प्रमोट orders in governance. All the three arms of the government are allowed their separate function. मतलब ये तीनों आर्म्स को उसके पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं. A strict application of the principle separate functions would ensure that each performs its role and that only this ensures that this is the order of the management of the state. मतलब ये पूरी तरह से डिफरेंट सेपरेट फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू मैनेज द फंक्शन. then prevents abuse of the powers. Separation of the powers accompanied by check and balances is an effective check against abuse of the powers and arrogance of the powers. As powers are distributed among the different departments, these departments enjoy only limited powers, which prevents rise of dictatorship. The concept is good in the sense that it is able to check tyranny of the part of those in government. The concept of ensure that too much power is not concentrated in one arm of the government. This prevents the temptation of the abuse of. मतलब ये यहाँ पर कोई भी ऑर्गन को कोई भी गवर्नमेंट को पूरी तरह से पूरा पावर नहीं दिया गया है, तो पावर्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो कोई भी यहाँ पे ऑर्गन एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, सब अपने अपने इसमें सुपीरियर है. Ensures judicial independence. मतलब जुडिशियल को यहाँ पर इंडिपेंडेंट दिया गया है. That is judicial independence is the concept that the judiciary should be independent from the other branches of the government. मतलब जुडिशरी को यहाँ पे दूसरे ब्रांचेस से इंडिपेंडेंट रखा गया है. In the almost every constitution the judiciary is cloth of the powers. मतलब ये क्या है, पावर्स का भंडार है. तो have the final say in all constitutional disputes and to be able to declare null and void the action of the arms of the government. मतलब ये null and void घोषित कर सकता है दूसरे गवर्नमेंट के आर्म्स को. जो लॉज पास किए गए हैं इसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग लॉ है, इसलिए इसके पास पावर है कि वो नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है अगर उसको वो लॉ बेनिफिशियल नहीं लगे तो. द कंसेप्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स helps to strengthen the independence the judiciary has to perform its functions. Here it is demerits of the theories of separation of powers. Wrong reading of the British. मतलब जो इनका पावर्स सिस्टम था ब्रिटिश का वो यहाँ पर लागू नहीं होने वाला था. देन
not fully attainable. This theory is not fully attainable. The executive has some role in rule making, and executive also performs some judicial function. For example, impeachment, which is judicial in nature, is done by the legislature. ठीक है, यहाँ पे फुल्ली अटेनेबल कोई भी नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है, इनका थोड़ा उसमें है, उसका थोड़ा इसमें है. ठीक है. Then administrative complication. Separation of powers results in administrative complication. It becomes difficult to forge cooperation, coordination and harmony among the organs of the government. The smooth working of modern governments demands not so much separation of powers as a coordination of the powers. ठीक है, यहाँ पे स्मूथ वर्किंग के लिए कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर्स की जरूरत है. मतलब यहाँ पे पावर्स को सेपरेट किया गया है. देन कुड लीड टू कंफ्यूजन एंड डेडलॉक. यहाँ पर अगर सब किसी एक में देंगे तो क्या होता था, कंफ्यूजन. सेपरेशन ऑफ पावर्स बिकम्स अ कंफ्यूजन. ओके, द पावर्स. Inequality of the powers. This theory is based on the principle of equality of the powers, but this principle is flawed in the parliamentary system. The legislature, which represents the people, is most powerful, while executive is most powerful in the presidential system. मतलब यहाँ पे पावर्स इसके उसको भी देने से है क्या पे, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है. नॉट द सोल फैक्टर ऑफ द लिबर्टी. मतलब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स में कंट्रीब्यूट लिबर्टी, मतलब जब सेपरेशन दिए, सेपरेट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर से, तो यहाँ पे कोई भी सोल फैक्टर नहीं है. देन कुड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द पावर. यहाँ पर अगर कोई सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास पावर है कि वो उनको डिस्टर्ब करे या फिर उनको उनके पावर को, उनके पावर्स उनको बता दे, यू नो, लिमिटेशन उनके पावर्स में है. Now here lastly we are going to conclude our separation of powers. यहाँ पे है, there is no doubt, मतलब increased concern of welfare security has been responsible for transfer or more powers of the executive, though liberty is significantly depends upon balance among the three organs of the government. An ideal system, there should be equal interest in the liberty of the individual as well as in this of her welfare and security of the state. This no doubt would require a strong government, but this would also call for separation of powers coupled to check and balances. ठीक है, मतलब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तुम लोग चेक एंड बैलेंस के सिस्टम के थ्रू यहाँ पर आपको अलेज कर सकते हो. मतलब कोई एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, they are superior in it. In briefly, in short, we can say that the doctrine of separation of powers is followed strictly and spiritually in US. मतलब वहाँ पे पूरी तरीके से पूरी कंसंट्रेशन से वो फॉलो करते हैं, और यूके में कभी भी ये प्योरली फॉलो नहीं हुआ है, और इंडिया में ये फॉलो होता है बट विद लार्ज एक्सेप्शन. इसके एक्सेप्शंस को मद्देनजर रखते हुए इंडिया में ये फॉलो होता था. टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड our separation of powers here. Next topic we'll conduct with rules of law. या फिर रूल्स ऑफ लॉ के बाद हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच. If you have any kind of doubt, then you can ask me. Okay, thank you so much.